नमस्कार। आज हम पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत पर्यावरण अवनयन का अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि आज हम आधुनिक युग में, तकनीकी के युग में जी रहे हैं और तकनीकी ने मानव जीवन को अत्यंत ही सरल और सुविधाजनक बना दिया है। लेकिन इस तकनीकी के कारण आज हम भयंकर पर्यावरणीय असंतुलन के कुचक्र में मुख्य रूप से फंस चुके हैं। हम देखते हैं कि हमारा पर्यावरण है जो लगातार अवनयन का शिकार हो रहा है और इस पर्यावरण अवनयन के अंतर्गत हम इसकी जो परिभाषा है, इसके प्रकार हैं, इसकी जो प्रक्रिया है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि जो पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की जो संरचना है, भौतिक और अभौतिक या जैविक और अजैविक संगठन है के द्वारा मुख्य रूप से बनी होती है। इस प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र का जो भौतिक और जैविक प्रक्रमों का जो क्रियान्वयन पर जो नियंत्रण होता है, इस पर्यावरण तंत्र में ये अंतर्निर्मित स्वतः नियमन एक क्रियाविधि होती है, जिसके तहत यदि पर्यावरण में कोई परिवर्तन होता है तो दूसरे प्रकार के पर्यावरण के परिवर्तन द्वारा घटित परिवर्तन की जो क्षतिपूर्ति मुख्य रूप से की जाती है। हम देखते हैं कि इस क्रियाविधि के कारण पर्यावरण तंत्र में सदैव संतुलन बना रहता है। लेकिन जब इस भौतिक पर्यावरण में मानव द्वारा कुछ परिवर्तन कर दिए जाते हैं तो इस व्यवस्था को पर्यावरणीय अवनयन या पर्यावरणीय अवक्रमण के नाम से हम जानते हैं। हम कुछ परिभाषाओं के साथ में चर्चा करूं तो सविंदर सिंह के अनुसार है कि पर्यावरण अवनयन का अर्थ पर्यावरण के भौतिक संगठनों में जैविक प्रक्रमों, विशेषकर मनुष्य की क्रियाओं द्वारा इस सीमा तक ह्रास या अवक्रमण हो जाना कि उसे पर्यावरण की स्वतः नियामक क्रियाविधि द्वारा भी सही नहीं किया जा सके। या दूसरे शब्दों में पर्यावरण अवनयन का अर्थ वह है मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण के संगठकों की आधारभूत संरचना में मूलभूत परिवर्तन होना है। इस परिवर्तन का मानव समाज पर गहरा या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण अवनयन के कारण पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिकी विविधता में कमी होने से पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय असंतुलन हो जाता है और आमतौर पर सामान्य लोग पर्यावरणीय अवनयन और पर्यावरणीय प्रदूषण को ही एक मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्यावरणीय प्रदूषण अलग है और पर्यावरण अवनयन है वो अलग है। हम देखते हैं कि इन कारकों द्वारा इनके प्रभाव के क्षेत्र और मापक के आधार पर इनमें अंतर स्थापित मुख्य रूप से किया जा सकता है। हम देखते हैं कि जो पर्यावरणीय अवनयन है, किसी भी पर्यावरण विनाश की ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें भौतिक वातावरण के एक या अधिक तत्वों की मौलिक प्रवृत्ति या गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है, अर्थात पर्यावरण के तत्वों में विकृति उत्पन्न हो जाती है। मानव और पर्यावरण के ऐसे संबंधों में आए असंतुलन के कारण ही विभिन्न जो पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मानव ने अपनी विभिन्न आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पर्यावरणीय संतुलन को जो अव्यवस्थित किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्यावरण द्वारा किए गए अवांछनीय और अदूरदर्शितापूर्ण अतिक्रमण से ही पर्यावरणीय जो ह्रास हुआ है, अवनयन हुआ है। हम देखते हैं कि पर्यावरण जैविक और अजैविक जो तत्व हैं, इनका एक समूह होता है। ये परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। पर्यावरण इन तत्वों की एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा संचालित होता है। पर्यावरण संतुलन के लिए इन सभी तत्वों का एक निश्चित अनुपात में होना बहुत ही जरूरी और आवश्यक होता है। जब प्राकृतिक और मानवीय कारणों से किसी भी तत्व के अनुपात या गुणवत्ता में परिवर्तन होता है या परिवर्तन आता है या इस स्वचालित तंत्र में बाधा उत्पन्न होती है तो पर्यावरण का ह्रास होने लगता है। प्रकृति की स्वनियामक व्यवस्था एक सीमा तक तो इस परिवर्तन की क्षतिपूर्ति कर लेती है, किंतु जब मानवीय हस्तक्षेप अधिक होने लगता है तो पर्यावरण का ह्रास हो जाता है। अब मैं कुछ पर्यावरण की जो कारण हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। दो तरह के कारण मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। एक होता है प्राकृतिक कारण
दूसरा है मानवीय कारण। प्राकृतिक कारणों में बात करूं तो मुख्य रूप से अनेक ऐसी क्रियाएं पर्यावरण का ह्रास का कारण बनती हैं। इन प्राकृतिक प्रकोप में प्राकृतिक आपदा है, पर्यावरणीय आघात मुख्य रूप से कहा जा सकता है। प्रकृति की इन क्रियाओं में हम देखते हैं कि जैसे सूखा है, बाढ़ है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है, मृदा अपरदन है, मरुस्थलीकरण है आदि ऐसी गतिविधियां हैं जो इस प्राकृतिक कारकों में जो पर्यावरणीय अवनयन को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। हम देखते हैं कि जो समस्त जीवधारियों की जो जैविक क्रियाएं हैं वो जल की उपस्थिति में ही संपन्न होती हैं और अल्प वर्षा सूखे का कारण बनती है। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। मौसम विभाग के अनुसार जब किसी क्षेत्र में वर्षा सामान्य से 25 से 30 सेंटीमीटर प्रतिशत कम होती तो सामान्य सूखा कहते हैं, और इससे भी कम वर्षा वाले होने पर भयंकर सूखा या अकाल की स्थिति कहते हैं। हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र में सूखे की पुनरावृत्ति होने पर इसकी भयावहता है वो और अधिक बढ़ जाती है। सूखा और अकाल की जो तात्कालिक वो दुर्गमी परिणाम वो प्रभाव पड़ते हैं। अनावृष्टि के कारण सतही और भूगर्भिक जल का अभाव हो जाता है। वनस्पति प्राणियों का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। कृषि कार्य संभव नहीं होता। भूख और प्यास से प्राणी ये मरने लग जाते हैं और जो आर्थिक विकास की गति है वो मुख्य रूप से अवरुद्ध हो जाती है। संपूर्ण विश्व के 25% भाग प्राय सूखे की चपेट में रहते हैं। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हम देखते हैं कि इथियोपिया सहित अफ्रीका के कुछ भागों में भीषण अकाल है में लाखों लोगों की मौत होगी, मृत्यु होगी। भारत में वर्षा की जो अनिश्चितता के कारण प्रत्येक वर्ष देश की किसी न किसी भाग में अकाल और सूखे की समस्या हम लगातार बनी रहती है। मानसून के विफल होने पर भी 3/4 भाग सूखे की चपेट में आ जाता है। राजस्थान अकाल और सूखे में सर्वाधिक प्रभावित होने वाला भारत का राज्य है। फिर हम बात करें बाढ़ की, तो बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा का संबंध भी अतिवृष्टि से है। जब अत्यधिक वर्षा के कारण जल प्रवाह अपने मार्ग जैसे नदी, नाला आदि में नहीं बहकर तटबंधों को तोड़ते हुआ विस्तृत भूभाग को जलमग्न कर देता है, उसे बाढ़ कहते हैं। नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण भी यह स्थिति उत्पन्न होती है। नदी घाटियों में सघन जनसंख्या और कृषि क्षेत्र होने के कारण बाढ़ों में अत्यधिक हानि होती है। प्रतिवर्ष बाढ़ों से अधिवास, सड़कें, रेल मार्ग, पुल और फसलों की हानि मुख्य रूप से होती है। इसमें जन की हानि भी कई बार शामिल होती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में महामारियां हैं जो बहुत तेज गति से मुख्य रूप से फैलती हैं। बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके लिए भारी और असमान वर्षा, हिमखंडों का पिघलना, अपर्दित मिट्टी का गाद के रूप में नदी तलहटी में जमाव, नदियों के घुमावदार मोड़, भूकंप आदि कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। किंतु बाढ़ एक मानवजन्य संकट भी है और इसके लिए मानव द्वारा नदियों के मार्ग में निर्माण कार्य, वनों की कटाई, तटबंधों का निर्माण आदि कारक भी मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं जो बाढ़ को लाने में सहायक होते हैं। अब मैं मरुस्थलीकरण की बात करूं तो मरुस्थलीकरण है वो भूमि के अनउपजाऊपन हो जाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जलवायु परिवर्तन और मानवीय क्रियाकलाप से उपजाऊ और अमरुस्थलीय भूमि है वो मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया से भूमि की उत्पादन क्षमता है उसमें काफ़ी ह्रास हो जाता है। पर्याप्त नमी के अभाव में इन क्षेत्रों में वनस्पति लगभग अनुपस्थित रहती है। इसके अलावा वायु द्वारा निरंतर अपरदन होता रहता है। भूमि की जो लवणता है वो बढ़ती जाती है। मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है तथा मृदा की जल धारण क्षमता है वो बहुत कम रह जाती है। हम देखें कि मरुस्थलीकरण है वो संपूर्ण विश्व में पर्यावरण की एक प्रमुख समस्या है। इसके लिए अनेक प्राकृतिक और मानवीय कारक उत्तरदायी हैं। कम वर्षा, भूमि और जल का खारापन, जलवायु परिवर्तन, वनों का विनाश, अनियंत्रित पशुचारण, खनन गतिविधियाँ, मृदा अपरदन, औद्योगिक प्रदूषण, आणविक प्रक्षेपण आदि इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें तो मानवीय कारणों से विश्व का 1 करोड़
530 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है वो मरुस्थल में मुख्य रूप से परिवर्तन हो गया है। अब मैं बात करूं मृदा अपरदन की, तो मृदा अपरदन की मैं बात करूं तो मृदा है भूपटल की ऊपरी सतह को हम मृदा कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में मृदा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक है और यह है प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समस्त जीवधारियों पर ही मृदा का निर्भर करती है। मानव सभ्यता के विकास में जो सबसे बड़ा योगदान है सर्वप्रथम वो उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में इनका हुआ है। मानव का विकास, सभ्यता का विकास हुआ है। आज विश्व के सभी भागों में मृदा अपरदन की जो समस्या है वो मुख्य रूप से दिखाई देती हैं। हम देखते हैं कि प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा है, वायु है और हिम है द्वारा मृदा कटाव, जो मृदा निर्माण प्रक्रमों की एक अपेक्षा होती है, वहाँ मृदा अपरदन कहलाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के कण विभिन्न कारकों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। एक सीमा तक मृदा ह्रास होने लगता है और पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में मृदा आधार के रूप में होती है और मृदा पर वनस्पति विकसित होती है तथा वनस्पति पर विभिन्न जीव जंतु हैं वो मुख्य रूप से निर्भर करते हैं। हम देखते हैं कि मृदा की जो गुणवत्ता है उसमें निहित जीवांश, खनिज, लवण और जल की मात्रा पर ही निर्भर होती है। अब मैं बात करूं मुख्य रूप से भूकंप की। इससे पहले मैं बता देता हूँ, मृदा अपरदन पर्यावरण का एक ह्रास का मुख्य कारण है। इसमें अनेक दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे मृदा अपरदन से भूमि की उर्वरता घट जाती है, धरातल पर गर्त पड़ जाते हैं, नालियाँ हैं, बीहड़ हैं, बंजर भूमि है आदि होने लगती हैं और रेतीले प्रदेशों का जो विस्तार है वो बहुत अधिक तेज गति से होता है। अब मैं भूकंप की बात करूँ, भूकंप एक ऐसी विनाशकारी प्राकृतिक घटना है जिसके आगे आज भी मानव या विज्ञान काफ़ी असहाय है और यह एक अचानक आकस्मिक होने वाले प्राकृतिक आपदा है जो अत्यधिक विनाश करती है। जहाँ ज्वालामुखी का प्रभाव मात्र घटना स्थल के आसपास ही रहता है, वहीं भूकंपीय तरंगों का जो घातक प्रभाव है वो हजारों वर्ग किलोमीटर तक देखा जाता है या अंकन किया जाता है। भूकंप के झटके से कुछ ही क्षणों में हजारों प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं और भूकंप के प्रभाव से समुद्र में होने वाली जो सुनामी है, लहरों से तटवर्ती भागों में अपार जन धन की हानि होती है। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भूकंप से सर्वाधिक विनाश होता है। भूकंपीय झटकों से भवन, रेल मार्ग, सड़क, पुल, बांध और कारखानों को हानि पहुंचती है। भूकंपीय कंपन से धरातल के उत्थान, अवतलन, दरार पड़ना, भूस्खलन की घटनाएं मुख्य रूप से होती हैं। घर हैं, कारखाने हैं, खानों, कभी कभी इनके कारण आग लगने से भीषण अग्निकांड भी हो जाते हैं। इस प्रकार भूकंप से पर्यावरण को अत्यधिक हानि मुख्य रूप से होती है। अब मैं बात करूं ज्वालामुखी की, तो ज्वालामुखी भी एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। भूकंप के समान यह भी इतनी ही शीघ्र और आकस्मिक रूप से घटती है। भूपृष्ठ पर तत्काल इसका विनाशकारी जो प्रभाव है वो दिखाई देता है। हम देखते हैं कि इससे भूगर्भ से अत्यधिक ऊंचे तापमान पर लावा, गैस, राख इत्यादि जो पदार्थ हैं तीव्र गति से विस्फोट के साथ निकलते हैं। ज्वालामुखी क्रिया से जीव जंतु, वनस्पति और जो मानव संस्थापन है जैसे भवन, सड़क, गैस, इनको अत्यधिक हानि पहुंचती है। सर्वाधिक प्रदूषण ज्वालामुखी से निकलने वाले गैसीय पदार्थों से होता है। इसमें CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिन, नाइट्रोजन, अमोनिया और अन्य अम्लीय प्रभाव वाली जहरीली गैसें निकलकर वायुमंडल में फैल जाती हैं। धुआं तथा राख के महीन कण वातावरण में फैल जाने से दृश्यता प्रभावित होती है और मानवीय जो प्राणियों के सांस लेना भी इनमें कठिन हो जाता है। गैसों के प्रभाव से निकटवर्ती क्षेत्रों की वनस्पति है वो नष्ट हो जाती है। पशु पक्षी एवं मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और विस्फोट के कुछ समय बाद गैस और राख से मिश्रित जो अम्लीय वर्षा से भूमि पर दलदली प्रभाव भी यहाँ देखने को मिलता है, जिससे बची हुई वनस्पति भी नष्ट हो जाती है। अब मैं बात करूँ चक्रवात और तूफान की, तो तूफान और चक्रवात प्राकृतिक आपदाओं भी पर्यावरण को अत्यधिक हानि पहुंचाती है। वायुमंडल की सामान्य दशाओं में अचानक परिवर्तन के कारण तूफान आते हैं। इनके कारण चलने वाली प्रचंड जो हवाएं होती है भारी वर्षा के कारण बड़े पैमाने पर विनाश करती है।
इन्हें विश्व के विभिन्न भागों में टार्नेडो हैं, ब्लिजर्ड है, हरिकेन है, टाइफून है, साइक्लोन है आदि कई नामों से हम लोग जानते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप है, रूस है, जापान है, चिली है, अर्जेंटीना है, श्रीलंका, इनमें अत्यधिक हानि होती है। उष्ण कटिबंधीय तूफानों से एशिया में भारत, बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस आदि देश और मध्य अमेरिकी और द्वीपीय समूह में अत्यधिक विनाश मुख्य रूप से होता है। इसके अलावा समुद्री तूफान भी जन्म लेते हैं, जिनमें समुद्र तटीय भागों में 25 से 30 किलोमीटर तक भीतर का क्षेत्र है जो जलमग्न हो जाता है और इसमें जो जन धन की अपार क्षति होती है। लवण युक्त समुद्री जल में डूबने से कारण तटवर्ती जो कृषि भूमि है वो भी किसी कार्य के लिए नहीं रह जाती है। दावाग्नि की बात करूं, जो वनों में लगने वाली आग हैं, यह भी पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है। इसके लिए मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारक उत्तरदायी होते हैं। वनाग्नि से न केवल पेड़ पौधे और वन्य प्राणी जलते हैं, अपितु मृदा के सूक्ष्म कण जीव भी इससे सूक्ष्म जीव हैं वो भी इसमें हानि होती है। वनों में लगने वाली आग पर नियंत्रण करना अत्यंत ही एक कठिन कार्य होता है। अतः कभी कभी ये हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसकी चपेट में आ जाते हैं। सूखा या अकाल पड़ने पर दावाग्नि की तीव्रता और ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। विगत वर्षों में बात करें तो हिमालय के वन क्षेत्रों में आग लगी आग से वनों का बहुत बड़ा भाग नष्ट हुआ। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में लगी आग से काफ़ी बड़ा भूभाग है जो नष्ट हो गए, जिसमें बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पशु आदि इसमें शामिल थे। अल नीनो के प्रभाव के कारण समय पर मानसून न आने से इसकी भयावहता हम इनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। वनों में लगने वाली आग के धुएं के बस्तियों में प्रवेश कर जाने से लोगों को देखने में कठिनाई होती है। आकाश में अत्यधिक धुआं छा जाने से वायुयानों को भी उड़ान भरने में काफ़ी दिक्कत आती है और स्थगित करना पड़ता है। इस प्रकार वनाग्नि है या दावाग्नि है वो भी पर्यावरण ह्रास का एक प्रमुख कारण देखने को मिलती है। अब मैं बात करूँ मानवीय कारकों की जो पर्यावरण अवनयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मानवीय कारक हैं वो पर्यावरण ह्रास की प्राकृतिक कारकों के प्रभाव सीमित स्तर पर होता है तथा इसे नियंत्रित करना मानव की बस की बात नहीं होती। जबकि मानवीय क्रियाकलापों का जो प्रभाव है ये व्यापक स्तर पर होता है। मानव अपनी भौतिक सुविधाओं और प्रगति के लिए अनेक ऐसे कार्य करता है जो पर्यावरण ह्रास के मुख्य कारक होते हैं। हम देखते हैं कि मानवीय जो क्रियाकलाप है इनमें अनेक प्राकृतिक प्रकोपों की प्रभावशीलता भी बढ़ी है। आज पर्यावरण ह्रास के लिए मानव ही हम देखें तो सर्वाधिक उत्तरदायी है। मानव की क्रियाओं में उपभोगवादी दर्शन या संस्कृति, वन विनाश, वन्य जीवों का विनाश, कृषि व पशुपालन, अत्यधिक सिंचाई, जनसंख्या वृद्धि है, औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, बड़े बांधों का निर्माण है, खनन है, ऊर्जा आदि का अधिक उपयोग आदि इसमें मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। पहला जो इसका मुख्य कारक है वो हम उपभोगवादी संस्कृति की बात करते हैं। हम देखते हैं कि वर्तमान जो काल है इसमें पर्यावरण संकट और पर्यावरण ह्रास मानव की उपभोगवादी संस्कृति की ही देन है। पश्चिम की भोगवादी संस्कृति के प्रभाव में हम अधिकाधिक सुख सुविधा जुटाने के लिए मानव ने प्रकृति का अविवेकपूर्ण ढंग से दोहन प्रारंभ किया। मानव प्रकृति के साथ मित्रवत संबंधों के साथ शत्रुतापूर्ण जो व्यवहार करने लगा है और विकास की दौड़ में अथवा तात्कालिक प्रभावों के लिए पर्यावरणीय अनियंत्रित शोषण करने लगा है, जिससे पर्यावरण को मुख्य रूप से हानि पहुंचती है और नुकसान होता है। इसी तरह वन विनाश की बात करूं तो भौतिक सुविधाओं के लिए हम देखते हैं कि वृक्षों की कटाई करना, अन्य कारणों से वन क्षेत्र में कमी होना, ये वन विनाश में शामिल होते हैं। हम देखते हैं कि आदिम काल में पृथ्वी पर वनों का अत्यधिक विस्तार था और मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति वनों से होती थी, परंतु और इसमें पशुचारण है, स्थायी कृषि के साथ वनों की कटाई प्रारंभ हुई। जनसंख्या और मानव की आवश्यकताओं की वृद्धि के लिए धरातल पर वन क्षेत्र घटने लगे। वन मात्र प्राकृतिक संसाधन नहीं है परंतु ये जीवमंडल के आधारभूत तत्व हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र के संचालन के आधार हैं। सभी प्राणियों को इनसे ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जलवायु व्यवस्थित रहती है, मृदा संरक्षण होता है, भूमिगत जल में वृद्धि होती है, अनेक जीव जंतु इसमें निवास करते हैं और विभिन्न वन उत्पाद भी प्राप्त मुख्य रूप से होते हैं।
हम देखते हैं कि वास्तव में वन संपूर्ण विश्व के पर्यावरण को मुख्य रूप से नियंत्रण करने हैं। और वर्तमान में हम देखते हैं कि विश्व में जो कुल वन क्षेत्र है 1900 से 1975 के मध्य लगभग 700 करोड़ हेक्टेयर ही रह गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ वन क्षेत्र बिल्कुल नहीं के बराबर 0% के आसपास ही देखने को मिल रहा है, जो पर्यावरणीय अवनयन में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारक बन गया है। प्राणी संपदा और विनाश की मैं बात करूं तो वनस्पति के समान प्राणियों का भी पारिस्थितिक तंत्र में अत्यधिक महत्व है। प्राणियों की कोई भी प्रजाति संकटग्रस्त होती है तो इसका जो प्रभाव होता है वो जैव जगत के सभी घटकों पर मुख्य रूप से पड़ता है। हम देखते हैं कि वन्य जीवों का विनाश भी पर्यावरण ह्रास का एक कारक है। खाद्य श्रृंखला है, ऊर्जा प्रवाह के द्वारा वनस्पति, प्राणी और मानव इसमें गहन संबंध होता है। अनेक कीड़े मकोड़े फफूंदों को खाकर, पक्षी हानिकारक कीड़ों मकोड़ों को खाकर पौधों की रक्षा करते हैं। विभिन्न प्राणी पौधों के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। वन्य प्राणियों की विभिन्न गतिविधियां पारिस्थितिकी तंत्र को नियमित बनाए रखती हैं। अतः सभी प्रकार के जीव जंतु का पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान शामिल होता है। हम देखते हैं कि वन्य जीवों के विनाश से मुख्य कारकों में प्राणियों के वास या आवास स्थल है, वनों का विनाश है, कृषि क्षेत्र में वृद्धि है, औद्योगिकरण है, प्रदूषण है, नदी घाटी योजनाएं हैं, खनन है, अवैध शिकार है, वन क्षेत्रों में बढ़ता मानवीय हस्तक्षेप है, दवाड़नी है, बीमारियां और बाढ़ हैं, सूखा है, तूफान आदि जैसी प्राकृतिक आपदाएं मुख्य रूप से शामिल हैं जो पर्यावरण को अवनयन करने में सहायक होती है। कृषि की बात करूं तो हम जो जिस तरह की कृषि करते हैं, अधिक उत्पादन लेने के लिए इसमें अनेक रासायनिक खाद हैं और जैविक पदार्थ हैं, जो रासायनिक उर्वरक हैं, इनका हम बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करने लगे हैं। क्योंकि जनसंख्या जो निरंतर वृद्धि कर रही है, इसकी पूर्ति के लिए, खाद्य पूर्ति के लिए हमें अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकताएं पड़ती हैं, खाद्य सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम देखते हैं कि सघन कृषि और कृषि के जो क्षेत्र हैं इनका विस्तार करना पड़ता है, और इनको विस्तार करने में अनेक ऐसी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे हमने हरित क्रांति है को एक मुख्य रूप से इसमें खाद्यान्न में वृद्धि करने के लिए लागू किया। इससे खाद्यान्न में वृद्धि तो हुई, पर इसके साथ में अनेक ऐसे कारक भी उपलब्ध हो गए जो पर्यावरण में अवनयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम देखते हैं कि मुख्य रूप से इसमें जो रासायनिक उर्वरकों की जो मात्रा है, इनके द्वारा जो भूमि जो कृषि भूमि है वो अनुपयोगी हो गई है और बंजर रूप में इसमें शामिल होती है। अब मैं बात करूँ पशुपालन की, तो पशुपालन पर्यावरण ह्रास के लिए अत्यधिक पशुचारण भी उत्तरदायी होता है। मानव प्रारंभ से ही दूध है, मांस है, खाल है, ऊन आदि पदार्थ और कृषि परिवहन के लिए पशुपालन करता था। हम देखते हैं कि पशुपालन क्षेत्रों में निरंतर विस्तार से अनेक वन क्षेत्र हैं जो चारागाह में बदल गए, और सघन वनों की सीमावर्ती भागों में चारागाहों का विस्तार हो रहा है। उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, यहाँ बड़े पैमाने पर वनों को काटकर चारागाह बनाए गए हैं, विकसित किए गए हैं, जो पर्यावरण अवनयन के कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में शामिल होते हैं। सिंचाई व्यवस्था की बात करूँ तो कृषि कार्यों में नियमित जल पूर्ति हेतु मानव ने सिंचाई के साधनों का विकास किया है, जैसे बांध बनाकर, नदियों से नहरें निकालकर कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। किंतु सिंचित क्षेत्रों में जल प्रबंधन के अभाव से लवणीकरण है, क्षारीयता है, जल प्लावन जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई है। इसके अलावा हम जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि राजस्थान नहर की या इंदिरा गांधी नहर के विकास के कारण जो उसके कुछ भागों में स्वयं की समस्या का उत्पन्न होना, जिससे आसपास की भूमि दलदली होगी और इससे जो भूमि बंजर होगी, जो किसी काम की नहीं रही। जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो सबसे बड़ा जो मूल कारण है, मुख्य कारण है, वो जनसंख्या वृद्धि ही है। और इस जनसंख्या वृद्धि के कारण ही जो संसाधनों की जो मात्रा है वो लगातार घट रही है, और इस जनसंख्या की आपूर्ति, जो भी संसाधनों की जो आपूर्ति होती है उसकी आपूर्ति पूर्ति करने के लिए हम दिन रात पर्यावरण का जो दोहन करते हैं, जिससे ही पर्यावरण का मुख्य रूप से अवनयन होता है। और इसी जनसंख्या वृद्धि के साथ में इसमें नगरीकरण है, वो भी इसमें मुख्य रूप से शामिल होता है। नगरीकरण एक विश्वव्यापी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम आधुनिकतम जो सुविधाएं होती हैं उसको प्राप्त करने के लिए वनों को काटते हैं,
और जो वनों से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको भी हम सागर में, नदियों में छोड़ देते हैं। और इसके साथ साथ जो औद्योगिक इंडस्ट्री होती है वो भी नगरीकरण में लगातार बनी हुई होती हैं, जिसके कारण भूमि पर अतिक्रमण है, प्रदूषण है, गंदी बस्तियां हैं, अवशिष्ट कूड़ा करकट है, जल संकट है, इन जन सुविधाओं का जो दबाव है आदि, इन पे अनेक इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जो पर्यावरण अवनयन को मुख्य रूप से हानिकारक होती है। हम बात करें तो जो औद्योगिकरण है तो ये भी एक पर्यावरण अवनयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्योगों से निकलने वाला धुआं, वेस्ट मटेरियल आदि जो होते हैं ये लगातार पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा उद्योगों में काम आने वाले इनसे उद्योगों को निर्माण के लिए वनों का विनाश, प्रदूषण, जल संकट, अति नगरीकरण आदि ऐसी समस्याएं हैं जो लगातार औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। खनन भी इसी तरह का एक भाग होता है, क्योंकि खनन जो कई बार खुली खदानों से होता है, कई बार भूमिगत खनन से किया जाता है। तो इन जो कच्चा माल होता है वो हमें प्राप्त करने के लिए इनका खनिजों का दोहन करते हैं, और इनसे जो हम देखते हैं कि उत्खनन से जो निकलने वाली जो गतिविधियाँ हैं वो वर्तमान समय में तकनीकी के कारण काफ़ी तेज़ हुई है, जिससे जो खनन क्षेत्र हैं वो वन विनाश के लिए या उस भूमि के आसपास के क्षेत्र को काफ़ी प्रभावित करती हैं। और उनसे जो निकलने वाला जो मलबा होता है वो भी इधर उधर भूमि पे डाला जाता है, जिससे भूमि बंजर हो जाती है। और इसको हम देखते हैं कि खनन करने के लिए जो विस्फोट किए जाते हैं उनसे भी भूस्खलन में वृद्धि होती है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो खनन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। प्रौद्योगिकी विकास की मैं बात करूं तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी में जो मानव ने प्रौद्योगिकी का, ये 21वीं सदी का काल कहा जाता है, इसमें लाभ उद्योग, कृषि, परिवहन, चिकित्सा आदि विभिन्न क्षेत्रों का विकास हुआ है। और कुछ ऐसी नई तकनीकों का भी विकास हुआ है जो मानव पर प्रभाव डालती है मुख्य रूप से। जैसे हम देखते हैं कि कुछ ऐसी प्रौद्योगिकी विकास हुआ जिनमें प्लास्टिक हैं, कृत्रिम रबड़ हैं, कृत्रिम उर्वरक हैं, कृत्रिम घास है आदि अनेक संश्लिष्ट पदार्थ हैं जो दैनिक जीवन में प्रयुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार के अनेक प्रयोग से प्राकृतिक पर्यावरण को काफ़ी दुष्प्रभाव पहुंचा है। और प्रकृति में इस तरह की जो प्लास्टिक वाले जो पदार्थ होते हैं इनका अपघटन नहीं होने के कारण, प्लास्टिक के कचरों का निपटान नहीं होने से ये एक मानव के सामने बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। और हम देखते हैं कि इस तरह से बहुत अधिक मात्रा में जो इसके नुकसान हैं वो वर्तमान समय को देखने को मिल रहे हैं जो पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावित करते हैं। अतः हम देखते हैं कि मानव और प्राकृतिक दोनों कारणों से मुख्य रूप से जो मानव होता है वो इसको पर्यावरण अवनयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पर्यावरण को अवनयन की ओर ले जा रहा है। धन्यवाद।